जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भारत के टैक्स सिस्टम की अब तक की सबसे बड़ी क्रांति मानी जाती है, जिसे 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू किया गया। इससे पहले भारत का टैक्स ढांचा बेहद उलझा हुआ था, क्योंकि अलग अलग राज्यों और केंद्र सरकार के अपने अपने टैक्स कानून थे, जैसे कि वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एंट्री टैक्स, लक्जरी टैक्स और कई तरह के छोटे बड़े कर। इसका नतीजा यह था कि एक ही प्रोडक्ट पर कई बार टैक्स लगता था, जिसे टैक्स ऑन टैक्स या कैस्केडिंग इफेक्ट कहा जाता है, और अंततः आम उपभोक्ता को बहुत महंगे दाम चुकाने पड़ते थे। इसी समस्या को खत्म करने और पूरे देश को एक साझा बाजार बनाने के लिए जीएसटी लागू किया गया, जिसका मुख्य सिद्धांत था वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। जीएसटी लागू होने के बाद सभी बड़े अप्रत्यक्ष करों को इसमें समाहित कर दिया गया और टैक्स को 4 मुख्य स्लैब्स 5%, 12%, 18% और 28% में बांटा गया। वहीं रोजमर्रा की जरूरत की चीजों जैसे अनाज, दूध और दवाइयों को जीरो टैक्स श्रेणी में रखा गया, ताकि आम जनता को राहत मिले। इस सुधार से कारोबारियों को इंटरस्टेट ट्रेड करना आसान हुआ और सप्लाई चेन में पारदर्शिता आई। जीएसटी ने डिजिटल इंडिया को भी मजबूत किया, क्योंकि इसमें ई-वे बिल, ई-इनवॉइसिंग और ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग जैसी सुविधाएं शामिल की गईं, जिससे टैक्स चोरी पर रोक लगी और रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ा। अब 2025 बजट की बात करें तो सरकार ने कई नए फैसले किए हैं। सबसे बड़ा बदलाव गेमिंग और बेटिंग सेक्टर से जुड़ा है, जहां ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो को 28% टैक्स स्लैब में रखा गया है, और यह टैक्स जीत की रकम पर नहीं बल्कि प्रति गेम एंट्री अमाउंट पर लगाया जाएगा। इसके अलावा दाल, आटा और बेसन जैसे प्रीपैकेज्ड आइटम्स पर 5% जीएसटी लगाया गया है, जो पहले टैक्स से मुक्त थे। सरकार ने ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों और ईवी चार्जर्स पर 5% जीएसटी बनाए रखा है। हेल्थ सेक्टर में राहत देने के लिए कई मेडिकल उपकरणों और लाइफ सेविंग ड्रग्स पर जीएसटी दरें घटाई गई हैं। छोटे कारोबारियों के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम की टर्नओवर लिमिट बढ़ाई गई है और रिटर्न फाइलिंग आसान की गई है। ई-इनवॉइसिंग का दायरा और बढ़ाकर टैक्स चोरी पर लगाम लगाने की कोशिश की गई है। कुल मिलाकर 2025 के जीएसटी अपडेट्स से साफ है कि सरकार का उद्देश्य रेवेन्यू कलेक्शन के साथ पारदर्शिता और आम जनता की सुविधा पर भी ध्यान देना है, और यह व्यवस्था लगातार इवॉल्व हो रही है। 2025 के नए बजट में जीएसटी दरों में जो बदलाव किए गए हैं, उनका असर सीधे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और जेब पर पड़ेगा। सबसे पहले बात करें उन चीजों की जो अब सस्ती हो गई हैं। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों और ईवी चार्जिंग उपकरणों पर टैक्स कम कर दिया है, जिससे ईवी खरीदना और चार्ज करना पहले से किफायती होगा और लोग पेट्रोल डीजल की जगह ईवी अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। स्वास्थ्य सेवाओं में भी राहत दी गई है, क्योंकि कई लाइफ सेविंग दवाइयों और मेडिकल इक्विपमेंट्स पर जीएसटी घटाया गया है, जिससे इलाज का खर्च कम होगा और मरीजों को फायदा मिलेगा। किसानों के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि खेती में इस्तेमाल होने वाली कुछ मशीनों और आधुनिक सिंचाई प्रणालियों पर टैक्स घटाकर इन्हें सस्ता किया गया है, ताकि उत्पादन लागत कम हो और किसान आसानी से नई तकनीक अपना सकें। छोटे कारोबारियों और एमएसएमईज के लिए सरकार ने कंप्लायंस को आसान किया है, रिटर्न फाइलिंग का बोझ घटाया है और ई-इनवॉइसिंग की लिमिट में राहत दी है। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कुछ डिजिटल पेमेंट उपकरणों और सॉफ्टवेयर सर्विसेज पर टैक्स कम किया गया है, जिससे कैशलेस इकोनॉमी को और बढ़ावा मिलेगा। अब आइए उन चीजों की बात करें जो महंगी हो गई हैं। सबसे बड़ा असर खाने पीने की रोजाना इस्तेमाल वाली चीजों पर पड़ा है, क्योंकि अब प्रीपैकेज्ड और लेबल्ड आइटम्स जैसे आटा, दाल और बेसन पर 5% जीएसटी लग गया है, जो पहले टैक्स फ्री थे। प्रोसेस्ड फूड जैसे पैक्ड स्नैक्स,
बिस्किट और कुछ ब्रांडेड डेयरी प्रोडक्ट्स भी अब महंगे हो जाएंगे। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स पर 28% जीएसटी और कॉम्पेंसेशन सेस लगाया गया है, जिससे इनके दाम और बढ़ जाएंगे। वाहनों में जहां ईवी पर राहत दी गई है, वहीं पेट्रोल और डीजल से चलने वाली एसयूवीज और लक्जरी कार्स पर टैक्स और सेस बढ़ाकर इन्हें और महंगा कर दिया गया है। ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग जैसे सेक्टर्स को सीधा 28% स्लैब में डाल दिया गया है, और खास बात यह है कि यह टैक्स जीत पर नहीं बल्कि हर एंट्री अमाउंट पर लगेगा। यानी अगर आप 100 रुपए की एंट्री करते हैं तो 28 रुपए टैक्स देना होगा। लक्जरी सर्विसेज जैसे 5 स्टार होटल्स, प्रीमियम रेस्टोरेंट्स और क्लब मेंबरशिप्स भी अब महंगी हो गई हैं, क्योंकि उन पर जीएसटी स्लैब बढ़ा दिया गया है। वहीं कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर पर भी असर पड़ा है, क्योंकि सीमेंट पर टैक्स बढ़ा है, जिससे घर बनवाना और महंगा होगा। कुल मिलाकर 2025 का बजट यह दिखाता है कि सरकार एक तरफ ग्रीन एनर्जी, स्वास्थ्य और कृषि जैसे सेक्टर्स को बढ़ावा देना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ रेवेन्यू बढ़ाने के लिए रोजमर्रा की जरूरतों, प्रोसेस्ड फूड, लक्जरी आइटम्स और गेमिंग पर टैक्स बोझ बढ़ा रही है। इसका सीधा असर यह होगा कि आम जनता को जरूरी चीजों के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन ईवी, हेल्थ और डिजिटल सेवाओं में उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी। 2025 के जीएसटी बदलावों का सबसे बड़ा असर सीधे आम जनता की जेब पर पड़ा है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजें या तो सस्ती हुई हैं या फिर महंगी हो गई हैं, और इसका असर मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप दोनों पर साफ दिखेगा। उदाहरण के लिए, पहले जहां आटा, दाल और बेसन बिना टैक्स के उपलब्ध थे, अब उन पर 5% जीएसटी लग गया है, जिससे एक औसत परिवार का मासिक किराने का खर्च बढ़ेगा। इसी तरह पैक्ड स्नैक्स, बिस्किट और ब्रांडेड डेयरी प्रोडक्ट्स महंगे होने से बच्चों की डेली डाइट पर असर पड़ेगा, क्योंकि जो चीजें पहले आसानी से खरीदी जाती थीं, अब उनका खर्च बढ़ जाएगा। दूसरी ओर स्वास्थ्य सेवाओं और लाइफ सेविंग दवाइयों पर टैक्स घटने से गंभीर बीमारियों के मरीजों को राहत मिलेगी और अस्पतालों का बिल कुछ हद तक कम होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सस्ते होने से शहरों में मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास परिवारों का झुकाव ईवीज की ओर होगा, जिससे पेट्रोल डीजल पर खर्च घटेगा और लॉन्ग टर्म में सेविंग भी बढ़ेगी। किसानों के लिए खेती के उपकरण सस्ते होने का मतलब है कि वे आसानी से आधुनिक तकनीक अपनाकर उत्पादन बढ़ा सकेंगे, जिसका फायदा अंततः आम जनता को भी मिलेगा, क्योंकि इससे खाद्यान्न की कीमतें नियंत्रित रह सकती हैं। लेकिन नेगेटिव पक्ष यह है कि फ्यूल से चलने वाली एसयूवीज, लक्जरी कार्स और रियल एस्टेट मटेरियल्स जैसे सीमेंट पर टैक्स बढ़ने से घर बनवाने, लक्जरी ट्रैवल करने या पर्सनल वाहन खरीदने वाले परिवारों को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। छोटे दुकानदार और कारोबारी जहां डिजिटल कंप्लायंस में कुछ राहत महसूस करेंगे, वहीं पैकेज्ड प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगने से उन्हें ग्राहकों को सामान महंगा बेचना पड़ेगा, जिससे डिमांड थोड़ी कम हो सकती है। मिडिल क्लास जो हर महीने बजट बनाकर खर्च चलाती है, उन्हें अब अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा जरूरी चीजों पर देना होगा, जिससे डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग यानी ट्रैवल, एंटरटेनमेंट या लक्जरी आइटम्स खरीदने की क्षमता कम होगी। साथ ही ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग पर 28% टैक्स लगने से युवाओं के खर्च की आदतों पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि गेमिंग अब काफी महंगी हो गई है। यही नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स की कीमत बढ़ने से भी आम युवाओं की लाइफस्टाइल चॉइसेस प्रभावित होंगी। कुल मिलाकर 2025 के जीएसटी बदलावों ने एक ऐसी स्थिति बना दी है जहां जरूरी चीजें जैसे आटा, दाल और प्रोसेस्ड फूड महंगे हो गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ हेल्थ, ईवी और डिजिटल सर्विसेज सस्ती हो गई हैं। इसका मतलब यह है कि जो परिवार ज्यादा बेसिक जरूरतों पर खर्च करते हैं, उनके लिए फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ेगा, जबकि जिनके लिए हेल्थ केयर और ईवी जैसी चीजें ज्यादा रेलेवेंट हैं, उन्हें राहत मिलेगी।
इस तरह यह बजट मिडिल क्लास और गरीब वर्ग के लिए मिश्रित असर लेकर आया है, कुछ राहत और कई नई चुनौतियां। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की 60% से ज्यादा आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती से जुड़ी हुई है। ऐसे में 2025 के जीएसटी बदलावों का असर किसानों और कृषि सेक्टर पर साफ देखा जा सकता है। सरकार ने इस बजट में खेती को प्रोत्साहित करने और किसानों की लागत कम करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। सबसे पहले खेती में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और आधुनिक सिंचाई उपकरणों पर जीएसटी दरों को घटाया गया है, जिससे किसानों के लिए नई तकनीक अपनाना पहले से सस्ता होगा। इसका फायदा यह होगा कि छोटे और मध्यम किसान भी अब इन मशीनों को खरीद पाएंगे और खेती की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकेंगे। इसके अलावा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स और सोलर पावर्ड पंप्स पर टैक्स में कटौती कर दी गई है, जिससे किसानों की सिंचाई लागत घटेगी और वे पानी का इस्तेमाल अधिक कुशल तरीके से कर पाएंगे। सरकार ने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और बायोपेस्टिसाइड्स पर भी जीएसटी घटाकर इन्हें ज्यादा अफोर्डेबल बना दिया है, ताकि किसान केमिकल बेस्ड इनपुट्स से हटकर सस्टेनेबल फार्मिंग की ओर बढ़े। लेकिन वहीं कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं। पैक्ड और लेबल्ड फूड आइटम्स जैसे आटा, दाल और बेसन पर 5% जीएसटी लगने से किसानों को सीधे नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर इसका असर उनकी उपज की मांग पर पड़ेगा, क्योंकि उपभोक्ताओं को अब वही सामान महंगे दाम पर मिलेगा। मांग घटने का मतलब है कि किसानों को अपनी फसल का उचित दाम मिलने में दिक्कत हो सकती है। साथ ही जिन किसानों ने वैल्यू एडिशन के लिए प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाए हैं, उनके लिए कंप्लायंस बढ़ गया है, क्योंकि अब उन्हें भी जीएसटी फाइलिंग करनी होगी और टैक्स देना होगा। दूसरी तरफ कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग पर टैक्स घटने से किसानों को अपनी फसल लंबे समय तक स्टोर करने में मदद मिलेगी और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम होंगे। कृषि सेक्टर में जीएसटी बदलावों का एक और बड़ा असर डेयरी और पोल्ट्री पर पड़ा है। कुछ ब्रांडेड डेयरी आइटम्स और प्रोसेस्ड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ने से डिमांड प्रभावित हो सकती है, जिसका सीधा असर किसानों की आय पर पड़ेगा। हालांकि सरकार का तर्क है कि इससे अनब्रांडेड और लोकल प्रोडक्ट्स की खपत बढ़ेगी और छोटे किसानों को फायदा होगा। कुल मिलाकर इस बजट के जीएसटी बदलाव किसानों के लिए मिक्स्ड रिजल्ट लेकर आए हैं। एक ओर खेती में आधुनिक तकनीक, सिंचाई और ऑर्गेनिक खेती सस्ती हुई है, जिससे प्रोडक्शन और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा। वहीं दूसरी ओर प्रोसेस्ड फूड आइटम्स पर टैक्स बढ़ने और डिमांड में संभावित गिरावट से किसानों की मार्केट वैल्यू पर दबाव बनेगा। इसलिए यह कहना सही होगा कि यह बदलाव किसानों को टेक्नोलॉजी अपनाने और स्मार्ट फार्मिंग की ओर ले जाएंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में उनकी आमदनी पर दबाव डाल सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में छोटे कारोबारियों और एमएसएमईज यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की भूमिका बेहद अहम है, क्योंकि यह सेक्टर न सिर्फ करोड़ों लोगों को रोजगार देता है, बल्कि देश के जीडीपी में भी बड़ा योगदान करता है। ऐसे में 2025 के बजट में जीएसटी से जुड़े जो बदलाव किए गए हैं, उनका सीधा असर इस सेक्टर पर देखने को मिल रहा है। सरकार ने छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए रिटर्न फाइलिंग से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर जोर दिया है। अब क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग की सीमा बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दी गई है, जिसका मतलब है कि ज्यादा कारोबारियों को हर महीने रिटर्न भरने की झंझट से छुटकारा मिलेगा और कंप्लायंस का बोझ घटेगा। इसके अलावा कॉम्पोजिशन स्कीम की सीमा भी बढ़ाई गई है, ताकि छोटे व्यापारी सरल टैक्स दर पर काम कर सकें। एमएसएमईज के लिए ई-इनवॉइसिंग की अनिवार्यता की सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दी गई है, जिससे छोटे उद्यमियों को राहत मिलेगी, क्योंकि उन्हें अब हर छोटी भी ट्रांजैक्शन पर ई-इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इसके साथ ही कुछ नई चुनौतियां भी सामने आई हैं।
पैक्ड और लेबल्ड खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी लागू होने से छोटे किराना दुकानदारों और खुदरा व्यापारियों को सामान महंगा बेचना पड़ रहा है, जिससे ग्राहक संख्या प्रभावित हो सकती है और छोटे कारोबारियों की सेल्स पर दबाव पड़ सकता है। खासकर रूरल और सेमी अर्बन इलाकों में जहां उपभोक्ता प्राइस सेंसिटिव होते हैं, वहां यह असर और भी ज्यादा होगा। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग और डिजिटल सर्विसेज पर जीएसटी स्लैब बढ़ने से उन एमएसएमईज को दिक्कत होगी जो इस सेक्टर से जुड़े हैं, क्योंकि उनकी सर्विसेज महंगी हो जाएंगी और डिमांड कम हो सकती है। दूसरी ओर डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए कुछ उपकरणों और सॉफ्टवेयर सर्विसेज पर टैक्स कम किया गया है, जिससे छोटे कारोबारियों के लिए कैशलेस ट्रांजैक्शंस आसान होंगे और लॉन्ग टर्म में उनका बिजनेस फॉर्मल सेक्टर की ओर बढ़ेगा। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एमएसएमईज के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लियर करने की प्रक्रिया आसान की गई है, जिससे वर्किंग कैपिटल की समस्या कम होगी और लिक्विडिटी बढ़ेगी। कुल मिलाकर यह बजट एमएसएमईज और छोटे कारोबारियों के लिए राहत और चुनौतियों का मिश्रण लेकर आया है। एक तरफ कंप्लायंस और ई इनवॉइसिंग जैसी परेशानियों में ढील दी गई है, जिससे उनके लिए कारोबार करना आसान होगा। वहीं दूसरी तरफ रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स बढ़ने से उनकी बिक्री और मार्जिन्स पर असर पड़ सकता है। सरकार का इरादा साफ है कि एमएसएमईज को डिजिटल इकोनॉमी की ओर ले जाया जाए और उन्हें ग्लोबल वैल्यू चेन में शामिल किया जाए, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अभी भी छोटे कारोबारियों को अवेयरनेस, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन और मार्केट कंपटीशन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कहा जा सकता है कि जीएसटी के ये बदलाव एमएसएमईज को लंबे समय में लाभ पहुंचा सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट और मार्केट डायनामिक्स पर दबाव जरूर डालेंगे। भारत जैसे विकासशील देश में हेल्थ केयर सेक्टर हमेशा से चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि यहाँ की बड़ी आबादी अभी भी सरकारी अस्पतालों और सीमित संसाधनों पर निर्भर है। 2025 के जीएसटी बदलावों ने इस सेक्टर पर खास असर डाला है, जिसमें कई राहतें भी मिली हैं और कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं। सबसे बड़ी राहत लाइफ सेविंग ड्रग्स और क्रिटिकल इलनेसेस जैसे कैंसर, एचआईवी और किडनी ट्रांसप्लांट में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों पर जीएसटी घटाकर दी गई है, जिससे इनका खर्च आम आदमी के लिए कुछ हद तक कम हुआ है। इसके अलावा मेडिकल उपकरण जैसे एमआरआई मशीन्स, डायलाइसिस इक्विपमेंट और कार्डियक स्टेंट्स पर टैक्स कम कर दिया गया है, जिससे अस्पतालों के लिए यह उपकरण खरीदना आसान होगा और अंततः मरीजों को इलाज सस्ता मिलेगा। दूसरी ओर जेनेरिक मेडिसिन्स और कुछ कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स पर टैक्स दरों में कटौती ने रूरल और सेमी अर्बन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए इलाज अफोर्डेबल बना दिया है। लेकिन पिक्चर का दूसरा पहलू यह है कि पैकेज्ड फूड आइटम्स और प्रोसेस्ड फूड पर टैक्स बढ़ने से पोषण से जुड़ी दिक्कतें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि गरीब और मिडिल क्लास परिवार अब पोषक आहार को महंगे दाम पर खरीदेंगे, जिससे मैलन्यूट्रिशन की समस्या गहराने का खतरा है। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्रीमियम हेल्थ केयर सर्विसेज पर जीएसटी स्लैब को बढ़ा दिया गया है, जिससे इनकी लागत और बढ़ गई है और एफ्लुएंट वर्ग के लिए हेल्थ केयर और महंगा हो गया है। डिजिटल हेल्थ सर्विसेज यानी टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन कंसल्टेशन पर टैक्स कम किया गया है, जिससे ग्रामीण इलाकों के मरीजों को फायदा होगा, क्योंकि वे आसानी से डॉक्टर से ऑनलाइन जुड़ पाएंगे। हालांकि प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स पर बढ़े हुए जीएसटी के चलते उनके पैकेज महंगे हो सकते हैं, जिसका असर मिडिल क्लास पर पड़ेगा। सरकारी स्तर पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा बढ़ाए जाने से अस्पतालों के लिए ऑपरेशनल कॉस्ट थोड़ी कम होगी, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसका फायदा तुरंत मरीजों तक पहुंचना आसान नहीं है। एक और बड़ी चुनौती यह है कि टैक्स ढांचे में बदलाव के कारण छोटे मेडिकल स्टोर्स और केमिस्ट्स को कंप्लायंस बर्डन झेलना पड़ रहा है, क्योंकि अब उन्हें हर ट्रांजैक्शन का प्रॉपर रिकॉर्ड रखना होगा।
कुल मिलाकर हेल्थ केयर सेक्टर के लिए यह बजट एक मिक्स्ड सिनारियो लेकर आया है। गंभीर बीमारियों के इलाज और दवाइयों पर राहत ने गरीब और मध्यम वर्गीय मरीजों को सहारा दिया है, लेकिन प्रीमियम सर्विसेज और प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर बढ़े टैक्स ने हेल्थ केयर को महंगा कर दिया है। लॉन्ग टर्म में सरकार की मंशा साफ है कि डिजिटल हेल्थ और अफोर्डेबल मेडिसिन को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन शॉर्ट टर्म में आम आदमी को इलाज के खर्च में ज्यादा और बचत में कम ही नजर आएगा। 2025 के जीएसटी बदलावों ने लक्जरी आइटम्स और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स पर सीधा असर डाला है, और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकार का लक्ष्य रेवेन्यू बढ़ाना और कंजम्पशन पैटर्न को संतुलित करना है। जहां रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों पर कुछ राहत दी गई है, वहीं लक्जरी सेगमेंट को भारी टैक्स के दायरे में रखा गया है। सबसे पहले बात करें वाहनों की, तो पेट्रोल और डीजल से चलने वाली एसयूवीज और लक्जरी कार्स पर पहले से ही 28% जीएसटी था, लेकिन अब इस पर अतिरिक्त सेस जोड़ दिया गया है, जिससे इन गाड़ियों की कीमत लाखों रुपए तक बढ़ गई है। इसका असर सीधा एफ्लुएंट वर्ग और हाई इनकम कंज्यूमर्स पर पड़ा है, जो लक्जरी कार्स को स्टेटस सिंबल के तौर पर खरीदते हैं। वहीं ईवी सेगमेंट को सस्ता करने का फायदा मिडिल क्लास को तो मिलेगा, लेकिन लक्जरी कार बायर्स के लिए यह बजट महंगा साबित हुआ है। इसके अलावा 5 स्टार होटल्स और प्रीमियम रेस्टोरेंट्स पर जीएसटी स्लैब बढ़ाकर इन्हें भी और महंगा कर दिया गया है, जिससे लक्जरी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में खर्च करने वालों की जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा है। हाई एंड वॉचेस, ब्रांडेड ज्वेलरी और इंपोर्टेड कॉस्मेटिक्स पर भी टैक्स दरें बढ़ा दी गई हैं, जिससे यह प्रोडक्ट्स अब और महंगे हो गए हैं और एस्पिरेशनल मिडिल क्लास के लिए इन तक पहुंच और मुश्किल हो गई है। फैशन इंडस्ट्री में ब्रांडेड क्लोथ्स और इंपोर्टेड एक्सेसरीज की कीमतें बढ़ने से डिमांड में गिरावट देखी जा सकती है, हालांकि अनब्रांडेड और लोकल प्रोडक्ट्स को इससे फायदा मिल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे हाई एंड मोबाइल फोन्स, स्मार्ट वेयरेबल्स और प्रीमियम लैपटॉप्स पर भी जीएसटी रेट में इजाफा किया गया है, जिससे युवाओं और प्रोफेशनल्स के लिए इनका खर्च बढ़ेगा। इसके अलावा जिम मेंबरशिप्स, स्पा सर्विसेज और लक्जरी क्लब्स जैसी लाइफस्टाइल सर्विसेज को भी हायर टैक्स स्लैब में डाला गया है, जिससे अर्बन यूथ और एफ्लुएंट फैमिलीज के लिए इन पर खर्च करना महंगा हो गया है। सरकार का तर्क है कि लक्जरी कंजम्पशन पर टैक्स बढ़ाने से एक तरफ रेवेन्यू कलेक्शन मजबूत होगा और दूसरी तरफ लोगों को ग्रीन और सस्टेनेबल विकल्पों की ओर प्रेरित किया जाएगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि इससे लक्जरी मार्केट की ग्रोथ धीमी हो सकती है और कई प्रीमियम ब्रांड्स भारत में अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। कुल मिलाकर लक्जरी आइटम्स और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स पर जीएसटी बदलावों ने एफ्लुएंट वर्ग की जेब पर दबाव डाला है, जबकि लोकल और अनब्रांडेड बाजार को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचाया है। यह बदलाव मिडिल क्लास को भी इनडायरेक्टली प्रभावित करेगा, क्योंकि एस्पिरेशनल प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ने से उनकी लाइफस्टाइल चॉइसेस और एस्पिरेशंस पर असर पड़ेगा। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही है और सरकार लगातार डिजिटल इंडिया के विजन को मजबूत करने पर काम कर रही है। 2025 के जीएसटी बदलावों में डिजिटल इकोनॉमी और ऑनलाइन सर्विसेज को विशेष रूप से टारगेट किया गया है, ताकि कैशलेस ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा मिले और डिजिटल सेक्टर का विस्तार हो। सबसे पहले राहत की बात करें तो डिजिटल पेमेंट्स से जुड़े उपकरण जैसे पॉइंट ऑफ सेल मशीनें, क्यूआर कोड स्कैनर्स और कुछ सॉफ्टवेयर सर्विसेज पर जीएसटी कम कर दिया गया है, जिससे छोटे कारोबारियों और रिटेल दुकानदारों के लिए कैशलेस मोड अपनाना आसान होगा। यह बदलाव लॉन्ग टर्म में ट्रांसपेरेंसी और टैक्स कंप्लायंस को मजबूत करेगा। इसके अलावा क्लाउड सर्विसेज, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ डिजिटल टूल्स पर टैक्स दरों में थोड़ी कटौती की गई है, ताकि स्टार्टअप्स और एमएसएमईज को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने में मदद मिल सके।
लेकिन दूसरी ओर कुछ नए बोझ भी सामने आए हैं। सबसे बड़ा असर ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग जैसे सेक्टरों पर पड़ा है, जिन्हें सीधे 28% जीएसटी स्लैब में डाल दिया गया है। खास बात यह है कि यह टैक्स जीत पर नहीं बल्कि एंट्री अमाउंट पर लगाया जा रहा है। यानी अगर कोई यूजर 100 रुपए की एंट्री फी देता है तो उस पर 28 रुपए टैक्स लगेगा। इससे गेमिंग इंडस्ट्री की कॉस्ट स्ट्रक्चर पूरी तरह बदल गई है और आम यूजर्स के लिए यह शौक अब काफी महंगा हो गया है। इसी तरह ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन कंटेंट सब्सक्रिप्शंस और प्रीमियम डिजिटल कोर्सेज पर भी टैक्स स्लैब बढ़ने से इनकी कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे मिडिल क्लास सब्सक्राइबर्स की जेब पर दबाव पड़ा है। डिजिटल एडवर्टाइजिंग सर्विसेज और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पर भी हायर टैक्स रेट लागू किया गया है, जिससे छोटे क्रिएटर्स और इमर्जिंग बिजनेसेस के लिए डिजिटल प्रमोशन महंगा हो गया है। हालांकि सरकार का मानना है कि इससे रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा और फॉर्मल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। फिनटेक सेक्टर के लिए मिक्स्ड सिनारियो सामने आया है। डिजिटल पेमेंट टूल्स सस्ते होने से अडॉप्शन बढ़ेगा, लेकिन लोन प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज पर टैक्स बढ़ने से इनकी कॉस्ट स्ट्रक्चर प्रभावित होगा। कुल मिलाकर डिजिटल इकोनॉमी पर जीएसटी बदलावों ने एक तरफ कैशलेस और ट्रांसपेरेंट सिस्टम को बढ़ावा देने का रास्ता खोला है, वहीं ऑनलाइन एंटरटेनमेंट, गेमिंग और प्रीमियम सर्विसेज को महंगा कर दिया है। इसका सीधा असर मिडिल क्लास कंज्यूमर्स और यूथ पर पड़ेगा, जिनके लिए डिजिटल दुनिया अब पहले से ज्यादा खर्चीली हो गई है। सरकार का इरादा है कि डिजिटल इकोनॉमी फॉर्मल सेक्टर में तेजी से जुड़े, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसका असर कंजम्पशन और अफोर्डेबिलिटी पर नकारात्मक रूप से दिखाई देगा। भारत में कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर हमेशा से अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा रहा है, क्योंकि यह सेक्टर न केवल लाखों लोगों को रोजगार देता है, बल्कि मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप्स की हाउसिंग जरूरतों से भी सीधा जुड़ा हुआ है। 2025 के जीएसटी बदलावों का इस सेक्टर पर गहरा असर पड़ा है और इसका असर आने वाले समय में बायर्स और डेवलपर्स दोनों पर दिखाई देगा। सबसे बड़ा बदलाव सीमेंट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स पर टैक्स बढ़ने के रूप में आया है। सीमेंट पर पहले से ही 28% जीएसटी था, लेकिन अब उस पर अतिरिक्त सेस लगाकर इसे और महंगा कर दिया गया है। इसका सीधा असर मकान बनाने वालों पर पड़ेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी और बायर्स को फ्लैट्स या इंडिपेंडेंट हाउसेस पहले से ज्यादा महंगे दाम पर खरीदने पड़ेंगे। वहीं स्टील और टाइल्स जैसी निर्माण सामग्रियों पर भी टैक्स बढ़ने से डेवलपर्स की लागत में इजाफा होगा, जिसका बोझ अंततः ग्राहकों पर ही डाला जाएगा। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को राहत देने के लिए सरकार ने इनपुट टैक्स क्रेडिट और कुछ एग्जेम्पशंस बनाए रखे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ने से हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी पर दबाव बढ़ेगा। लक्जरी हाउसिंग और कमर्शियल रियल एस्टेट पर टैक्स बर्डन और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जिससे हाई एंड प्रोजेक्ट्स की कीमतें और बढ़ जाएंगी और रिच वर्ग के लिए इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बढ़ जाएगी। दूसरी ओर गवर्नमेंट ने ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल्स और इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज पर जीएसटी कम किया है, ताकि डेवलपर्स सस्टेनेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की ओर बढ़े। यह बदलाव लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव साबित हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन की लागत तेजी से बढ़ने वाली है। रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए कंप्लायंस भी और सख्त कर दिया गया है, क्योंकि अब उन्हें हर ट्रांजैक्शन का डिजिटल रिकॉर्ड और जीएसटी फाइलिंग सुनिश्चित करनी होगी। इससे ट्रांसपेरेंसी तो बढ़ेगी, लेकिन छोटे बिल्डर्स और रीजनल डेवलपर्स के लिए यह एक अतिरिक्त बोझ होगा। रेंटल हाउसिंग मार्केट पर भी असर पड़ा है, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टीज के किराए पर टैक्स दरें बढ़ने से ऑफिसेज और शॉप्स किराए पर लेना महंगा हो जाएगा। इससे छोटे कारोबारियों और स्टार्टअप्स पर दबाव पड़ेगा।
हालांकि सरकार का कहना है कि इन बदलावों से रेवेन्यू कलेक्शन मजबूत होगा और हाउसिंग सेक्टर में क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसका असर बायर्स और मिडिल क्लास फैमिलीज को महंगाई के रूप में झेलना पड़ेगा। कुल मिलाकर कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए 2025 के जीएसटी बदलाव शॉर्ट टर्म में कॉस्ट बढ़ाने वाले हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली हाउसिंग को बढ़ावा देने वाले साबित हो सकते हैं। 2025 के जीएसटी बदलावों की पूरी तस्वीर को देखने पर साफ होता है कि सरकार ने इस बार दोहरे उद्देश्य के साथ कदम उठाए हैं, एक तरफ रेवेन्यू कलेक्शन को मजबूत करना और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन को नियंत्रित रखते हुए उन सेक्टर्स को प्रोत्साहन देना जो लॉन्ग टर्म में देश की अर्थव्यवस्था और सस्टेनेबल ग्रोथ में अहम भूमिका निभाते हैं। रोजमर्रा की जरूरतों जैसे दाल, चावल, गेहूं, दूध और दवाइयों पर टैक्स घटाकर मिडिल क्लास और लोअर इनकम फैमिलीज को थोड़ी राहत दी गई है, जिससे उनके मासिक खर्चों में कुछ कमी आएगी। लेकिन दूसरी ओर लक्जरी आइटम्स, पैक्ड फूड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स पर टैक्स बढ़ाकर सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया है, जिसका बोझ अंततः उपभोक्ताओं पर ही जाएगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर और ईवी सेगमेंट में छूट देकर सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि आने वाले सालों में सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता दी जाएगी। टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम पर दी गई राहत से जॉब क्रिएशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन अल्कोहल, टोबैको और ऑनलाइन गेमिंग जैसे क्षेत्रों पर टैक्स बढ़ाकर रेवेन्यू और सोशल कंट्रोल दोनों को साधने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जीएसटी दरों में बदलाव से शॉर्ट टर्म में महंगाई का दबाव और सप्लाई चेन कॉस्ट बढ़ सकती है, जिससे आम आदमी को इमीडिएट फायदा कम और बर्डन ज्यादा महसूस होगा। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि लॉन्ग टर्म में इनपुट टैक्स क्रेडिट और कंप्लायंस सुधारों से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, टैक्स इवेजन घटेगा और सरकार के पास वेलफेयर स्कीम्स में निवेश करने के लिए ज्यादा फंड उपलब्ध होंगे। डिजिटल कंप्लायंस को और सख्त करने से छोटे व्यापारियों और एमएसएमईज पर दबाव जरूर आएगा, लेकिन ग्रेजुअली यह उन्हें फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बनाएगा। कुल मिलाकर 2025 का जीएसटी बजट जनता के लिए मिक्स्ड इम्पैक्ट लेकर आया है। जहां कुछ चीजें सस्ती होंगी वहीं कई चीजें महंगी भी पड़ेंगी। इस बदलाव से इमीडिएट रिएक्शन मिक्स्ड होगा, कुछ लोग राहत महसूस करेंगे तो कुछ लोग बढ़ती कॉस्ट से परेशान होंगे। लेकिन आने वाले 3 से 5 सालों में अगर सरकार टैक्स से मिली अतिरिक्त कमाई को इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में लगाती है तो इस पूरे जीएसटी रिफॉर्म का असर पॉजिटिव हो सकता है और भारत की अर्थव्यवस्था सस्टेनेबल ग्रोथ की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ सकती है।